क्या आपको लगता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम में एक बिजनेस बन चुका है? इसे बिजनेस नहीं कहेंगे, इसे लूट कहेंगे। पेरेंट्स को डरा कर उनके बच्चों के अच्छे अच्छे फ्यूचर के सपने दिखाकर वो इंफीरियर है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होता है। तो आज के टाइम पे एक प्राइवेट बुक्स की कीमत में गवर्नमेंट सब्जेक्ट की सारी बुक आ जाती है। स्कूल के टीचर्स ज्यादा अच्छे होते हैं या कोचिंग क्लासेस के? तो फिर वो सैलरी किस बात की लेता है? तो सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स को कितनी वैल्यू दी जाती है? वो स्पोर्ट्स टीचर के ऊपर कोई असाइनमेंट का प्रेशर नहीं होता, पास फेल का प्रेशर नहीं होता। अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाते? दोस्तों, आज हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे बात करने वाले हैं। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कहाँ पर कमी है और कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मशहूर एजुकेटर फिरोज खान सर, जो पिछले 15 सालों से एजुकेशन की फील्ड में है, फिर चाहे वो कोचिंग हो या स्कूल। थैंक यू वेरी मच फिरोज सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। माय प्लेजर एंड थैंक यू आपको भी कि आपने ऐसे मुद्दे को चुना जो हम हमारे दर्शकों तक कुछ अच्छी जानकारी दे सके। फिरोज सर, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, जिसमें पहला ये है कि क्या आपको लगता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम में एक बिजनेस बन चुका है? बिजनेस बन चुका नहीं है, ये पहले से ही एक बिजनेस था। काफी टाइम से, कई सालों से ये एक बिजनेस है और मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम इस बिजनेस वर्ड को नेगेटिवली क्यों लेते। हाँ, ये एक बिजनेस है। हर वो चीज जो फ्री में मिले उसे सेवा कहते हैं, और वो चीज जो कोई पैसे लेकर दे आपको उसे बिजनेस कहते हैं। कोई इंसान अगर गरीबों में खाना बांटता है तो वो सेवा है, और अगर कोई रेस्टोरेंट चलाता है तो वो बिजनेस है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई भी इंसान या इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट एफर्ट्स डालकर आपके बच्चों को पढ़ाए और उसके एवज में कुछ पैसे चार्ज करे तो यस, ये बिजनेस है और इसमें कोई बुराई नहीं। तो क्या आपके हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो बिजनेस मॉडल चल रहा है, क्या वो सही है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आजकल जो चल रहा है कि पेरेंट्स को डरा कर उनके बच्चों के अच्छे अच्छे फ्यूचर के सपने दिखाकर उनसे अच्छे खासे पैसे लिए जा रहे हैं। इसे बिजनेस नहीं कहेंगे, इसे लूट कहेंगे। स्कूल्स में या इंस्टीट्यूट्स में 4-4 यूनिफॉर्म, महंगी महंगी किताबें और अनवांटेड एक्टिविटीज के नाम पर अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं। तो ये बिजनेस नहीं, ये लूट चल रही है। क्या 4-4 यूनिफॉर्म, क्या ऐसा भी होता है? यस, ऐसा होता नहीं, हो रहा है। रेगुलर यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, हाउस यूनिफॉर्म, विंटर वेयर, इन सब के नाम पर अलग अलग यूनिफॉर्म्स लेकर पेरेंट्स का बेवजह खर्चा किया जा रहा है। ज्यादा यूनिफॉर्म्स, ज्यादा खर्चा, जबकि होना तो ये चाहिए कि सिर्फ 2 यूनिफॉर्म होना चाहिए मैक्सिमम। एक यूनिफॉर्म जो रेगुलर यूनिफॉर्म होता है और दूसरा यूनिफॉर्म जो हो सकता है स्पोर्ट्स के लिए यूज किया जाए। अच्छा। और एक चीज बहुत जरूरी है कि एक यूनिफॉर्म कम से कम 4 से 5 साल तक सेम होना चाहिए, वरना होता यह है कि हर 2 साल में यूनिफॉर्म्स चेंज होते हैं एंड जिसकी वजह से माँ बाप पर बहुत ज्यादा खर्च का एक लोड आ जाता है। दूसरी चीज ये कि स्कूल्स की मोनोपोली होती है कि आप यूनिफॉर्म सिर्फ सो एंड सो शॉप से ही ले सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इस मोनोपोली को तोड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा? पेरेंट्स को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से सेम पैटर्न का यूनिफॉर्म किसी और शॉप से भी ले भी सकते हैं और सिलवा भी सकते हैं। जिससे क्या होगा? मोनोपोली टूटेगी और कंपटीशन बढ़ने की वजह से सारे रिटेलर अपने आप रीजनेबल रेट्स में यूनिफॉर्म देंगे। अगर हम बुक की बात करें तो आज के टाइम पे एक प्राइवेट बुक्स जो है उसके रकम में, उसकी कीमत में गवर्नमेंट सब्जेक्ट की सारी बुक आ जाती है। तो इतना फर्क क्यों है इसमें? ये एक तरह का स्कैम हो सकता है और स्कैम हो नहीं सकता, ये स्कैम है जिसमें स्कूल मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होता है। अच्छा। इन महंगी महंगी बुक्स में कहीं ना कहीं स्कूल का प्रॉफिट मार्जिन छुपा होता है। हर पब्लिशर चाहता है कि स्कूल में उनकी बुक्स चले, जिनके लिए वो अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं स्कूल को, और जहां ऑफर अच्छा होगा स्कूल उसी बुक्स को लागू करेगी। गवर्नमेंट के जो बुक होते हैं, क्या उनमें वो क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है कंपैरिजन प्राइवेट के बुक के? कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक सही हो कि वो कंटेंट और वो क्वालिटी प्राइवेट पब्लिशर्स के जितनी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट कर नहीं सकती। बट पता नहीं कि गवर्नमेंट उन किताबों को अपग्रेड और अपडेट करना क्यों नहीं चाहती। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट चाहे तो
जरूर कर सकती है, मगर शायद उनको उन प्राइवेट पब्लिशर से ज्यादा प्रॉफिट होता हो। और ये जो महंगी बुक्स की आपने बात कही, ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई में ही देखने मिलेगा। स्टेट बोर्ड में जो हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसमें इस मामले में वो काफी बेहतर है, क्योंकि चाहे उनकी आप टेक्स्ट बुक ले लो या कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, वो सारी बुक्स आपको रीजनेबल रेट्स में मिलेगी। तो फिरोज सर, अच्छा हुआ कि आपने जो है डिफरेंट बोर्ड्स की बात निकाले। आजकल पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि वो अपने बच्चों को किस बोर्ड में डालें, तो इस कंफ्यूजन को किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए, अगर इस कंफ्यूजन की बात करें तो सारे बोर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, चाहे फिर वो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। अब पेरेंट्स का ये माइंडसेट हो चुका है कि स्टेट बोर्ड जो है वो इंफीरियर है, यानी इसको कमतर माना जाता है, सीबीएसई को स्टैंडर्ड माना जाता है और आईसीएसई को थोड़ा सा सुपीरियर माना जाता है। शायद ये वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इनमें फीस डिफरेंस अच्छा खासा होता है। स्टेट बोर्ड की अमूमन कम फीस होती है, आईसीएसई की बहुत ज्यादा होती है और सीबीएसई स्टैंडर्ड फीस लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी बोर्ड इसमें से कम या ज्यादा नहीं है, बस सबका पैटर्न अलग अलग। अगर आप सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की बात करें तो दोनों ही लगभग एक ही पैटर्न है, एक ही कंटेंट है। लेकिन अगर आप आईसीएसई की बात करें तो इसका कंटेंट काफी वास्ट है, काफी डिटेलिंग दी जाती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को आईसीएसई बोर्ड में डालना चाहते हैं तो पेरेंट्स का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, ताकि वो हर स्टेप में अपने बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सके, जो कि शायद एक इलिटरेट पेरेंट ढंग से नहीं कर पाए। अगर हम बात करें सीबीएसई पैटर्न या फिर स्टेट, कौन सा बेटर है? सीबीएसई पैटर्न ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया था, क्योंकि उनकी मिड टर्म ट्रांसफर होती थी, जिस वजह से उनके बच्चों को भी शिफ्ट होना पड़ता था। और मिड टर्म एडमिशन आसानी से हो सकता है इफ यू आर इनटू सीबीएसई बोर्ड, तो ये एक फायदा सीबीएसई बोर्ड का हो गया। रही बात स्टेट बोर्ड की, तो मैं खुद स्टेट बोर्ड का एक स्टूडेंट रह चुका हूं। मैंने सारी स्टडीज अपनी स्टेट बोर्ड से कंप्लीट की है और स्टेट बोर्ड भी काफी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कुछ पेरेंट्स कतराते हैं स्टेट बोर्ड में अपने बच्चों को डालने से, तो वो उसकी एक ही वजह हो सकती है, क्योंकि फीस कम होने की वजह से कभी कभार उन स्कूलों में इतना अच्छा क्राउड नहीं होता। तो बहुत सारे जो सोफिस्टिकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं कि हमें स्टेट बोर्ड में डालने से बेहतर है हम सीबीएसई में डाल दें, वरना स्टेट बोर्ड इंफीरियर कतई नहीं हो सकता। और ऐसा बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि जो बच्चे आईसीएसई से कंटिन्यू करते हैं, जैसे तैसे स्ट्रगल करके 8th में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है 8th, 9th और 10th को क्लियर करना। तो इस बीच फिर वो डिसीजन लेते हैं माइग्रेट होना टुवर्ड्स स्टेट बोर्ड या फिर टुवर्ड्स सीबीएसई बोर्ड। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस चीज को पहले ही समझें। हर बच्चे की एक अलग कैपेसिटी होती है, बीच में से माइग्रेट करने से अच्छा है कि वो स्टेट या सीबीएसई बोर्ड में रहकर एक्सेल करे, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि बच्चा अगर एक म्युनिसिपल स्कूल में भी पढ़े तो वो वहां से पढ़कर भी एमबीबीएस डिग्री हासिल कर सकता। आजकल ये बहुत देखा जा रहा है जूनियर कॉलेज में, 11th 12th में, खास करके साइंस में बहुत सारे बच्चे जो वो इंटीग्रेटेड एडमिशन करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने दर्शकों को ये बताना होगा कि ये इंटीग्रेटेड एडमिशन क्या है। अच्छा। इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मिलकर। इस इंटीग्रेटेड एडमिशन में स्कूल हो या कॉलेज और कोचिंग क्लासेस मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या फिरोज सर, आजकल 11th 12th में इतनी पढ़ाई हो गई है कि बच्चों को 2 इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना पड़ता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कॉलेजेस इंटीग्रेशन तब करती है जब उन्हें ये लगता है कि उनकी फैकल्टीज, उनके टीचर्स इतने कैपेबल नहीं है, तभी इन्हें इन कोचिंग क्लासेस का इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को कोचिंग की जरूरत है या नहीं, ये सिर्फ उसका चॉइस होना चाहिए, उसका डिसीजन होना चाहिए। इसमें कॉलेज को इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे, उसे कोई डिफिकल्टी है तो वो कोचिंग ले, नहीं तो उसे पूरी तरह से कॉलेज पर डिपेंडेंट रहने देना चाहिए। तो कॉलेज फिर ऐसा क्यों करती है? देखिए, आंसर इसका सेम है, साइड इनकम। कोचिंग क्लासेस इन कॉलेजेस को अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन या फिर कमीशन कह लीजिए, ये उनको देती है। और ये तीनों फीस
पेरेंट्स से वसूला जाता है। ये तीनों फीस? जी हाँ, ये तीनों फीस, जिसमें कोचिंग क्लासेस की फीस, कॉलेज की फीस और कमीशन, ये मतलब तीनों पेरेंट्स को देना पड़ता है। अच्छा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट्स के ऊपर ही इसका बर्डन गिरता है। यस, पेरेंट्स के ऊपर ही है। तो फिर आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सबसे पहले कॉलेजेस को अपने टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि उन बच्चों को किसी कोचिंग क्लासेस की जरूरत पड़े ही नहीं और बेवजह ऐसा इंटीग्रेशन करने की नौबत ना आए। अगर टीचर्स अच्छे से अपना कंटेंट देंगे बच्चों को, तो उन्हें किसी भी और इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं होगी और वो ठीक से पढ़ाई करेंगे। देखिए, इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे इंटीग्रेटेड में एडमिशन ले लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं ले पाते। तो जो बच्चे नहीं ले पाते वो कहीं ना कहीं ये इंफीरियर अपने आप को फील करते होंगे कि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो कि एक इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी स्टूडेंट पर, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ने की बात करें तो किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसी कोई कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, बीइंग एन ओनर ऑफ कोचिंग क्लासेस, आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑनलाइन इतना ज्यादा कंटेंट है, यूट्यूब है, एआई है, इन सारी चीजों की हेल्प से बच्चे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। बस शर्त यही है कि उन्हें खुद से पढ़ने का मन करे। अगर वो खुद से पढ़ने का मन बना ले तो उन्हें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉलेज में अपना ढंग से पढ़ाई कर ऑनलाइन वो अपनी सेल्फ स्टडीज बखूबी कर सकते हैं। फिरोज सर, स्कूल के टीचर्स ज्यादा अच्छे होते हैं या कोचिंग क्लासेस के, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, टीचर्स तो दोनों भी है, दोनों ही टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि कोचिंग क्लासेस के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल के टीचर्स पढ़ाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। बट यहाँ पर मैं एक सही आंसर देना चाहूंगा कि दोनों टीचर्स बेहतर पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल के टीचर्स को पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे क्लरिकल काम होते हैं, बहुत सारे एडमिन काम होते हैं, पेपर मेकिंग से लेकर पेपर चेकिंग तक सारे काम उन्हें करना पड़ता है। इस वजह से उनकी टीचिंग एफिशिएंसी में फर्क पड़ जाता है और फिर वो अपना 100% दे नहीं सकते। तो चाह कर भी स्कूल के टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा पाते बिकॉज दे आर जस्ट रनिंग आफ्टर टू फिनिश द पोर्शन। वो सिर्फ फिनिश करना चाहते हैं अपने पोर्शन को, बिकॉज उनको भी मैनेजमेंट की तरफ से एक डेडलाइन मिली होती है कि आपको ये टाइम तक सारा पोर्शन खत्म करना है। तो वो कंटेंट एक्सप्लेनेशन से ज्यादा पोर्शन फिनिश करने में जुट जाते हैं। जबकि कोचिंग क्लासेस में इतना प्रेशर नहीं होता है। जरूर प्रेशर इसमें होता ही नहीं, क्योंकि इनमें अलग अलग लोग होते हैं वो सारे काम करने के लिए और उनका फोकस सिर्फ कंटेंट को बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस करने का होता है। तो क्या ये इस वजह से भी होता है कि स्कूल्स में जो है बच्चे ज्यादा होते हैं और टीचर्स कम होते हैं, और कोचिंग क्लासेस में जो है टीचर्स को एक लिमिटेड बच्चे दिए जाते हैं? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए गवर्नमेंट एक नॉर्म रखती है, स्टूडेंट टीचर रेशियो, के 100 एंड 100 नंबर ऑफ बच्चों में इतने टीचर्स अलॉट किए जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इसे फॉलो नहीं करते। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है और टीचर्स कम, और उन कम टीचर्स को फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड लेना पड़ता है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स को कितनी वैल्यू दी जाती है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर सच कहूँ तो स्पोर्ट्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी उसको मिलनी चाहिए। ये मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, और ये एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट इससे अग्री करेंगे कि अगर पहली बात तो पूरे हफ्ते में 1 या 2 ही पीरियड होता है पीटी पीरियड्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, जो कि बहुत कम है। उस 1-2 पीरियड्स में भी खास करके मैथ्स टीचर आ जाएगा एक्स्ट्रा क्लासेस लेने और अपना पोर्शन फिनिश करने के लिए, तो वो भी गया। तो ये बहुत गलत बात है। स्पोर्ट्स होना चाहिए, स्पोर्ट्स टीचर उस वक्त आराम करेगा, जबकि कई स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि स्पोर्ट्स टीचर्स की अच्छी खासी सैलरी होती है, बट आमतौर पर एक मैथ्स टीचर जितना उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, वो स्पोर्ट्स टीचर के ऊपर कोई असाइनमेंट का प्रेशर नहीं होता, पास फेल का प्रेशर नहीं होता, तो फिर वो सैलरी किस बात की लेता है? क्यों नहीं अलग अलग बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स की चॉइस हो? मेरे हिसाब से अगर कोई रिफॉर्मेशन करना पड़े तो ये कुछ ऐसा कर सकते हैं कि
अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है तो 10 स्टूडेंट्स को एक एक अलग अलग स्पोर्ट्स चॉइस करने की छूट हो, उसमें उन स्टूडेंट्स को प्रॉपर टेक्निकलिटीज बताई जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनके टैलेंट को और बूस्ट किया जाए ताकि वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर खेल सके। तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये चीज देखी गई है कि बहुत सारे जो बच्चे जो स्पोर्ट्स मैच आगे हैं तो बहुत कम वो स्कूल से निकल के जाते हैं, क्लब से या तो आगे बढ़ते हैं वो स्पोर्ट्स की लाइन में, या तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आगे बढ़ते हैं वो। यस, यही तो प्रॉब्लम है ना कि उन्हें फिर से एक अलग पैसे देने पड़ेंगे। तो जब एडमिशन के वक्त मैनेजमेंट में ये कहा गया था कि हमारे पास एक बहुत अच्छा ग्राउंड है तो उसका यूज क्यों नहीं किया जाता, और उनके पास अगर स्पोर्ट्स टीचर्स है तो वो अपना एफर्ट्स क्यों नहीं डालते इन स्पोर्ट्स को इनकलकेट करने के लिए स्टूडेंट्स में? क्यों हमें पेरेंट्स को दूसरी फीस डालकर उन्हें प्राइवेट कोचिंग इसमें भी देनी पड़े? प्राइवेट कोचिंग मैथ साइंस के लिए तो ले ही रहे हैं, अब फुटबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए भी पैसे अलग से डाले और उसकी भी प्राइवेट कोचिंग ले। तो ये सिस्टम सही नहीं है। फिरोज सर, एक चीज देखी जा रही है कि आजकल बहुत सारे बच्चे जो है परेशान रहते हैं कंपैरिजन को लेके, और ये कंपैरिजन इनके अंदर इनके पेरेंट्स ही डालते हैं, तो ये कितना सही है? कंपैरिजन अगर हम किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ करते हैं और अगर पेरेंट्स खुद कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। देखिए, आपके बच्चे की कैपेबिलिटी और किसी दूसरे बच्चे की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है। हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज में एक्सपर्ट हो या है नहीं तो हो जाएगा। आपको कंपैरिजन्स नहीं करना चाहिए। अगर कंपैरिजन्स होनी है तो किसी भी स्टूडेंट को उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए। अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस है, अगर उसने 1 मार्क्स भी ज्यादा लाया है तो वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसमें सेल्फ कंपैरिजन हो, न कि किसी और के साथ कंपैरिजन हो। आपकी ये जो कंपैरिजन मेजरमेंट करने की जो आपने जो तरीका बताया, ये बहुत ही यूनिक है और हर पेरेंट्स को ये चीज को एक बार सही में देखना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो दूसरे के मुकाबले में नहीं करके उनको लास्ट टाइम के हिसाब से देखना चाहिए। सर, एक बात ये भी है कि हमारी एजुकेशन पैटर्न में थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या प्रैक्टिकल में? देखिए, अगर जो चल रहा है तो आमूमन हम लोग सिर्फ थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल्स में कम करते हैं। अगर एक पैटर्न भी देखा जाए तो 60-40 का पैटर्न है, 60% थियोरी और 40% प्रैक्टिकल, जो कि सही नहीं है। इसमें बच्चा एक रोट लर्निंग कर थियोरी रट तो लेता है, लेकिन यही सेम जब प्रैक्टिकल्स में उसे परफॉर्म करना पड़ता है तो उसमें वो पीछे रह जाता है। जबकि अगर प्रैक्टिकल उसे बहुत अच्छे से आता हो तो थियोरी उसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थियोरी ज्यादा अच्छा है तो आपके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप एक स्किलफुल बनते हो। इन फ्यूचर भी आपको डिग्री से ज्यादा स्किल होना बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा सकता हूँ। अगर आप एक इंटरव्यू में जाते हो, एक एग्जांपल ले लीजिए टीचिंग के लिए, तो आपके सर्टिफिकेट्स देखने से पहले आपका डेमो लिया जाता है और डेमो में आपकी स्किल टेस्ट की जाती है, न कि आपके डिग्री में कितने मार्क्स मिले हैं, आपको बीएड में आपने कौन सी रैंकिंग ली है। दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। आपका डेमो कैसा है, दैट इज फर्स्ट इम्पोर्टेंट, एंड बाद में आपके सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे। सो हमेशा हमें स्किल पर, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, न कि थियोरीज पर। तो चलिए फिरोज सर, आपके साथ में एक राउंड जो है रैपिड फायर का होता है। क्यों नहीं? जिसमें पहला है ज्यादा होमवर्क, स्ट्रेस, एग्जाम, डर, कोचिंग क्लासेस, मजबूरी, पढ़ाई में बदलाव, जरूरी, बच्चों में कंपैरिजन, एक तरह का जहर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सिर्फ बातें, माँ बाप की उम्मीद, प्रेशर, सवाल पूछना, डिस्टरबेंस, इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम, फ्रीडम। चलिए फिरोज सर, आपके साथ में जो रैपिड फायर करके बहुत अच्छा लगा। अभी हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट और अहम सवाल की तरफ जाते हैं। अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाते? जरूर, मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनने का अगर मौका मिला तो मैं जरूर बनूंगा, और इस पर कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर क्या बदलाव ला सकता हूं वो ये होगा कि मैं सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स को ये कंपलसरी होगा कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से ही एजुकेशन ले सकते हैं, उन्हें प्राइवेट स्कूल में जाना मना होगा, और उनके घर वालों का जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते।
अगर ये हम अनिवार्य कर दे तो फिर आप देखिए कि किस तरह से ये गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्योंकि देखा ये जाता है कि हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना और कहलवाना पसंद करता है, लेकिन कोई ये बनना पसंद नहीं करता कि वो गवर्नमेंट स्कूल का एक स्टूडेंट है। तो ये बहुत गलत है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट भी बनाइए, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं तो गवर्नमेंट पर ही इसे खर्च भी कीजिए। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई बिल पास कर सकूं और हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारी स्कूल को, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स को मैं इम्प्रूव कर सकूं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज है वो और बढ़िया बना सकूं। और मैं ये हमारी गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा कि वो कृपया कर इस बारे में सोचे और हमारी गवर्नमेंट सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू। थैंक यू फिरोज सर, और थैंक्स टू माय ऑल व्यूअर्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।